हेलो फ्रेंड, ये उत्कर्ष जी के जीएस का नेक्स्ट पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। दैनिक सर्वाधिक तापांतर उत्तरी पश्चिम अटलांटिक महासागर में न्यूफाउंडलैंड के समीप तथा उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में व्लादिवोस्टॉक के समीप होती है। सबसे अधिक तापमान स्थल भाग से घिरे हुए उष्णकटिबंधीय सागरों में होता है। गहराई बढ़ने के साथ साथ सागरीय जल के तापमान में कमी आती है और तापमान के नीचे की ओर घटते जाने की कोई निश्चित दर नहीं है। उष्णकटिबंधीय भागों में व्यापारिक पवनों के कारण महासागरों के पूर्वी भाग का तापमान उनके पश्चिमी भाग का तापमान का अपेक्षा कम पाया जाता है। समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पछुआ पवनों के प्रभाव से महासागरों के पूर्वी भाग का तापमान पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक रहता है। लवणता सागरीय जल के भार एवं उसके घुले हुए पदार्थ के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहा जाता है। सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। महासागरों की औसत लवणता 35% होती है। नोट याद रखिएगा, 24.7 की पेंटेंस की लवणता खारे जल को सीमांकित करने की उच्च सीमा है। अटलांटिक महासागर सबसे अधिक लवणता वाला महासागर है। सागरीय लवणता का प्रभाव लहर, धाराओं, तापमान, मछलियों, सागरीय जीवों, प्लैंकटन आदि पर पड़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर लवणता की मात्रा में कमी आती है। उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश व दक्षिण गोलार्ध में 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य उच्चतम लवणता पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर गहराई के साथ लवणता बढ़ती जाती है। समलवण रेखा आइसोहेलाइन समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समलवण रेखा कहा जाता है। सागरीय लवण में लवणता की प्रतिशत सोडियम क्लोराइड 77.8% होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6%, पोटेशियम सल्फेट 2.5%, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3%, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2%। अंतर्देशीय सागरों तथा झीलों में लवणता तुर्की के बाउन झील में लवणता 330% पाया जाता है। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील तुर्की का वान झील ही है। जॉर्डन मृत सागर में 238% लवणता होता है। अमेरिका के ग्रेट सॉल्ट लेक में 220%, भूमध्य सागर, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी में लवणता की मात्रा 37 से 41% प्रति 1000 पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महासागरीय तरंगें। तरंगें वास्तव में ऊर्जा का रूप है। यह महासागरीय सतह की दोलायमान गति है। इसमें सागरीय जल स्तरीय ऊंचा व नीचा होता है, परंतु अपने स्थान से बहकर अन्य स्थान पर नहीं जाता है। तरंग के ऊपरी भाग को तरंग शिखर तथा निचले भाग को तरंग गर्त कहते हैं। तरंगधैर्घ्य दो पास वाली तरंग शिखर के बीच की क्षैतिज दूरी को तरंगधैर्घ्य कहते हैं। तरंग गति जल के माध्यम से तरंग की गति करने की दर को तरंग की गति कहते हैं। तरंग की गति को नॉट में मापा जाता है। आवर्तकाल किसी भी निश्चित स्थान पर दो लगातार तरंगों के गुजरने के बीच की अवधि को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। तरंग की गति और तरंग की लंबाई उसके आवर्तकाल पर निर्भर करती है। तरंग बनाने के कारण वायुमंडलीय परिसंचरण एवं हवाएं, जल में भूस्खलन, सागरीय तल में ज्वालामुखी का उद्भवन, चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्व बल, चक्रवात। महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान है। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण समुद्र में चलने वाली धाराओं की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित कारक है: पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण बल, वायु दाब एवं पवनें, वाष्पीकरण, वर्षा, तापमान में भिन्नता, घनत्व का अंतर, महाद्वीपों का आकार।
महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म एवं ठंडी जलधाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। गर्म जलधाराएं, जो जलधाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलती है उन्हें गर्म जलधाराएं कहते हैं। ये जलधाराएं जिन क्षेत्रों की ओर चलती है वहाँ का तापमान बढ़ा देती है। ठंडी जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती है। ये प्रायः ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ का तापमान को कम कर देती है। अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, देखिए अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। पहले गर्म जलधाराएं की बात कर लेते हैं। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, उत्तरी अटलांटिक जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, एंटीलीज जलधारा, ब्राजील जलधारा, प्रति विषुवतीय जलधारा, ये जितने भी हैं ये क्या है, गर्म जलधाराएं हैं। चलिए अब ठंडी जलधाराएं देख लेते हैं। लेब्राडोर जलधारा, ग्रीनलैंड जलधारा, कनारी जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, वेनेजुएला जलधारा, अंटार्कटिक प्रवाह या दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है गर्म जलधाराएं। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, अटलांटिक महासागर में विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तर पूर्वी सन मार्ग पवनों के कारण एक उष्ण जलधारा प्रवाहित होती है जो विषुवत रेखा के उष्ण जल को पूर्व से पश्चिम की ओर धकेलती है। यह अफ्रीका के तट से पश्चिमी द्वीप समूह पर ब्राजील तक बहती है। फ्लोरिडा जलधारा युकाटन चैनल से हेट्रेस अंतरीप तक चलती है। एंटीलीज की धारा या एंटाइल्स की धारा इससे मिलती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा हैट्रस अंतरीप से आगे ब्रॉन्ड तक फ्लोरिडा धारा को गल्फ स्ट्रीम धारा कहते हैं जो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के ग्राउंड बैंक ईस्ट तक नाम से बहती है। उत्तरी अटलांटिक जलधारा, इस जलधारा के 3 शाखाएं हैं, नॉर्वेजियन धारा, इरमिंगर धारा, रेनेल धारा। इस जलधारा से यूरोप में वर्ष भर वर्षा होती है। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, यह जलधारा विषुवत रेखा के दक्षिण में उसके समांतर अंगोला तट पूर्व से ब्राजील तट पश्चिम की ओर बहती है। एंटीलीज जलधारा, यह जलधारा पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी किनारे पर प्रवाहित होती है। ब्राजील जलधारा, ब्राजील धारा उच्च तापमान तथा उच्च लवणता वाली गर्म जलधारा है। इस धारा का प्रवाह ब्राजील तट के समानांतर होता है। प्रति विषुवतीय जलधारा, अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा के विपरीत पश्चिम से पूर्व प्रवाहित धारा को प्रति विषुवतीय रेखीय धारा कहते हैं। यह गर्म जलधारा है। ठंडी जलधाराएं, लेब्राडोर जलधारा, यह धारा बेफिन की खाड़ी तथा डेविस जलसमूह में लेब्राडोर तट के साथ उत्तर से पश्चिम की ओर बहती है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा से मिल जाती है। यहाँ पर इनके मिलने से ताप व्यतिक्रमण के कारण घने कोहरे का निर्माण होता है तथा यहीं पर ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक जैसे मत्स्यन क्षेत्रों का विकास हुआ है। ग्रीनलैंड जलधारा, यह जलधारा पूर्वी ग्रीनलैंड से लेकर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह क्षेत्र तक चलती है। इस जलधारा से ग्रीनलैंड व आइसलैंड के तटवर्ती क्षेत्र में हिमताप एवं शीतलहर का प्रभाव पड़ता है। ग्रीनलैंड के दक्षिणी किनारे पर यह धारा लेब्राडोर जलधारा में मिल जाती है। कनारी जलधारा, यह जलधारा मेडरा से केप बर्दे तक चलती है। यह जलधारा अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे चलती है। फॉकलैंड जलधारा अर्जेंटीना के पूर्वी तट पर चलती है। फॉकलैंड जलधारा तथा ब्राजील धारा के मिलने से इस क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है वेनेजुएला जलधारा। वेनेजुएला जलधारा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। जलधारा कालाहारी मरुस्थल की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारक है। अंटार्कटिक प्रवाह या दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिण पूर्व महासागर में पछुआ हवाओं के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाले प्रवाह। यह ब्राजील धारा व फॉकलैंड धारा का संयुक्त रूप है जो एक ठंडी जलधारा है। प्रशांत महासागर की जलधाराएं, सबसे पहले गर्म जलधारा की बात कर लेते हैं। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा,
दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा, क्यूरोसीवो जलधारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह जलधारा, अलास्का जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, सुषमा जलधारा, एल नीनो व लानीना जलधारा। ठंडी जलधारा में है ओयासीवो जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, पेरू जलधारा, ओखोटस्क जलधारा। गर्म जलधाराएं, उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा, यह जलधारा उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण मध्य अमेरिका तट से प्रारंभ होकर पश्चिम से फिलीपींस तक प्रवाहित होती है। दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा, यह पूर्व में मध्य अमेरिका के तट से पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक जाती है। क्यूरिसिवो जलधारा, उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा फिलीपीन द्वीप के साथ ताइवान तथा जापान के तटों के साथ लगते हुए उत्तर की ओर बहती है। यह उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा का अग्र विस्तार है। यह धारा ओयासीवो जलधारा ठंडी जलधारा से मिलकर मत्स्य बैंक का निर्माण करती है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह जलधारा, जापान के दक्षिणी पूर्वी तट से उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचकर दो शाखाओं का निर्माण करती है। अलास्का जलधारा गर्म है, कैलिफोर्निया जलधारा ठंडी है। अलास्का जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह की एक शाखा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर अलास्का तट के सहारे प्रवाहित होती है। ये धारा निचले अक्षांश में आकर उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा में मिल जाती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल के प्रभाव से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ बहने लगती है। सुसीमा जलधारा, क्यूरिसिवो धारा का वह भाग जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास से अलग होकर जापान के पश्चिमी तट से जापान सागर तक प्रवाहित होती है। एल नीनो एवं ला नीना, एल नीनो एवं ला नीना एक मौसमी परिघटना है। एल नीनो की उत्पत्ति पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से होती है, जबकि ला नीना का संबंध पश्चिमी प्रशांत महासागरीय जलधारा के जल के तापमान में वृद्धि से है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, एल नीनो के प्रभाव से पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में अतिवृष्टि तथा पश्चिमी प्रशांतीय महाक्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका प्रतिकूल प्रभाव भारत के मानसून पर पड़ता है। ठंडी जलधाराएं, ओयासीवो जलधारा, यह बेरिंग जलडमरू मध्य से शुरू होकर कामचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। कैलिफोर्निया जलधारा, यह जलधारा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा से इसका निर्माण होता है। पेरू जलधारा, दक्षिण प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली जलधारा। इस जलधारा से अटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। ओखोटस्क जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण की ओर यह जलधारा प्रवाहित होती है। हिंद महासागर की जलधाराएं, गर्म जलधाराएं, उत्तर पूर्वी मानसून जलधारा, प्रतिविषुवतीय जलधारा, दक्षिण पश्चिम मानसून जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, मेडागास्कर जलधारा, अग्लुहास की जलधारा। ठंडी जलधाराएं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पश्चिमी पवन प्रवाह जलधारा। गर्म जलधाराएं, उत्तरी पूर्वी मानसून जलधारा, यह धारा विषुवत रेखा के उत्तर में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में चलती है। शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून धारा स्थल से जल की ओर बहती है। प्रतिविषुवतीय जलधारा, उत्तर पूर्वी मानसून के समय एक ही विपरीत धारा का जन्म होता है। यह शीतकाल में जिंजीबार से सुमात्रा के मध्य बहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जलधारा, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन मानसून हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा में परिवर्तित हो जाती है। यह धारा अपने अनेक छोटी छोटी उपधाराओं के साथ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश करती है। मोजाम्बिक जलधारा, यह धारा दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा से उत्पन्न होती है। अफ्रीका के पूर्वी तट तथा मेडागास्कर के मध्य प्रवाहित होती है। मेडागास्कर जलधारा, यह धारा मेडागास्कर के पूर्वी तट पर चलती है। अग्लुहा जलधारा, मोजाम्बिक धारा तथा मेडागास्कर धारा से इसका निर्माण होता है। यह जलधारा अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। ठंडी जलधाराएं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा,
इस जलधारा का निर्माण दक्षिणी विषुवतीय जलधारा के पछुआ पवन प्रवाह के उत्तर की ओर प्रवाहित होने से होता है। यह जलधारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। पश्चिमी पवन प्रवाह जलधारा हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में पूर्व की ओर बहती है तथा आगे चलकर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायु के बारे में सर्वप्रथम जानकारी यूनानी विद्वान एनेक्सीमेंडर ने दी थी। वायुमंडल के द्वारा जीव मंडल के सभी जीवों एवं पादपों का अस्तित्व के लिए आवश्यक गैस, ऊष्मा तथा जल की प्राप्ति होती है। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इससे संबंध रहता है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन योग्य औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखता है। वायुमंडल का संघटन। वायुमंडल में गैसें, जलवाष्प एवं धूल कण विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार वायुमंडल का संगठन निम्नलिखित तत्वों से मिलकर बनता है। गैसें। संपूर्ण वायुमंडल के द्रव्यमान का लगभग 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। नोट: कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, धरातलीय ओजोन, जलवाष्प एवं मीथेन प्रमुख हरित गैसें हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। अकीर गैसें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन तथा रेडॉन है। रेडॉन गैस को छोड़कर अन्य सभी अकीर गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में उपस्थित गैस तथा उनकी मात्रा: नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियॉन 0.002%, हीलियम 0.005%, मीथेन 0.002%, क्रिप्टॉन 0.001%, ज़ीनॉन 0.00009%, हाइड्रोजन 0.00005%। नाइट्रोजन यह वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति कारण पवनों की शक्ति, वायु दाब तथा प्रकाश के परिवर्तन का आभास होता है। नाइट्रोजन गैस वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस न होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन होता। यह जैव मंडल में उपस्थित सभी जीवधारियों एवं पादपों के लिए आवश्यक होती है। ऑक्सीजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन के पश्चात दूसरी सर्वाधिक मात्रा वाली गैस ऑक्सीजन है। चलिए आज इसका पार्ट यही समाप्त होता है। आप लोग इसी तरह से जुड़े हो रहिए। धन्यवाद।